नमस्कार, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जय डायरी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग सही होंगे। जानते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो वर्ल्ड का 1% जो पॉपुलेशन है वो 99% के बराबर वेल्थ रखता है। शायद हमें पता हो या शायद हम लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता हो। नहीं पता है तो उनको ये जानना चाहिए कि क्या रीज़न है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों के पास जो हम लोग कॉमन आम आदमी बोले जाते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। फाइनेंशियल मतलब कि जो पैसे से लेन देन की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें जानकारी कम है और हमने कभी इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया कि हम अपना फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाएं, एजुकेशन कैसे लें ताकि हमें पैसे के बारे में पता हो। पूरी लाइफ हम हों चाहे हमारे पिछले जनरेशन में हमारे माँ बाप रहे होंगे, सब ने एक ही चीज़ के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड की होगी, टाइम निकाला होगा, वो है पैसा। लेकिन क्या पैसे को कैसे बनाना है हम सोचते क्या होगा। रीज़न ये था कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, 7% से ज़्यादा। और उसको कम करने के लिए वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिज़र्व बोला जाता है। तो फेडरल रिज़र्व ने जो अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हाइक किया, बढ़ाया उसको, जिसकी वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि पैसे जो उन्होंने ज़्यादा प्रिंट करके अपने अमेरिकन मार्केट में डाला है वो धीरे धीरे आउट होना चालू होगा। लोग कम लोन लेंगे, जो सस्ते लोन मिल रहे थे वो अब थोड़े महंगे हो जाएंगे। जो बैंक से पैसे बाहर निकाल लेते वो चीज़ें कम होंगी, तो पैसा वापस रिजर्व बैंक के पास जाएगा जो उन्होंने एक्सेस प्रिंट कर रखे हैं ज़्यादा, जो कि ज़्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ा है। महंगाई बढ़ने का मेन रीज़न होता है कि आप किसी सप्लाई को डिमांड के बराबर न कर पाएँ। लोग होंगे उनको पता होगा कि आप डिमांड के सामने अगर सप्लाई नहीं रखते हैं तो फिर आपका क्या है, डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होता जाएगा, तो जो वस्तु है उसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कम चीज़ है, सप्लाई कम है और चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनको ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो मुँह मांगा दाम देते हैं। मुँह मांगा मतलब कि जो सप्लाई देने वाला है वो खुद रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। ट्राई किया होगा जो इकोनॉमिक्स के हम समझें कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने क्या किया है ताकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता गया है। किसी भी चीज़ को उन्होंने चालू किया होगा कभी, या उन्होंने किया हो या उनके पास जनरेशन वाले जो लोग हैं उनके माता पिता उन्होंने किया होगा, तो आज उनका वेल्थ या उनकी कंपनियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं। लेकिन किसी ने उसको चालू किया तब वो आज इतना बड़ा हुए हैं। हमें भी अपने आप को अगर बड़ा करना है, हम मिडिल क्लास लोगों को, तो हमें कुछ वैसे बीज बोने पड़ेंगे, कुछ ऐसा चालू करना पड़ेगा ताकि समय के साथ वो भी बढ़ता जाए और एक समय में इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको, जैसे हम लोग आज कहीं पे किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए, हम ना चाहते हुए भी किसी काम करते हैं, ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं जो हमें मन से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमको अपने परिवार को पालना है, तो आज के दिन में वो करना पड़ता है। लेकिन क्यों ना हम सोचें कि आज से हम उस बदलाव को लाने का शुरुआत करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीज़ों को न झेलना पड़े। हम उनके लिए कुछ बीज डालें जिसको हम धीरे धीरे एक पौधा बड़ा करते जाएं, धन रूपी पौधा, मनी जो है, वेल्थ हो, क्रिएट हो और आने वाले फ्यूचर में उनके लिए एक सपोर्ट दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज शेयर मार्केट क्रैश हुआ? हाँ, आप जानते होंगे क्योंकि आप भी शेयर मार्केट में निवेशित हैं, इन्वेस्टमेंट आपका भी है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि शेयर मार्केट क्यों आज क्रैश हुआ? शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। हमने किसी सुना कि शेयर मार्केट में पैसे बनाए जा सकते हैं और हमने भी अपना चालू कर दिया इन्वेस्टमेंट। कोविड के बाद कुछ ऐसा ही सिनारियो पूरी दुनिया में रहा है। बट क्या आप ये जानते हैं कि जो पूरे दुनिया में जो वेल्थ यानी कि मनी पे कंट्रोल कितने परसेंट लोगों का है? नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। ओनली 1% लोग 99% के बराबर
जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 99% के बराबर 1% लोगों के पास वेल्थ रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों ऐसा रहता है? शायद आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी का अपना जो समय दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं पैसे के लिए, और जो हमारे पेरेंट्स ने भी दिया या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया वो भी पैसे के पीछे अपनी ज़िंदगी दी। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि पैसा कैसे बनता है? शायद नहीं। हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी कम है, जिससे हम समझ नहीं पाते हैं कि पैसे को कैसे बनाया जाए। शायद आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि पैसा ही पैसे को खींचता है। वो सही बात है, पैसे से ही पैसा बनता है। और ज़्यादा पैसे बनाने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे को ज़्यादा करने के लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए? माइंड। आप ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं या जो जिनको हम लोग अपनी सरल भाषा में अरबपति बोलते हैं, बिलियनियर बोला जाता है, चाहे हमारे देश में हो चाहे दूसरे जो पश्चिमी देश हैं, चाहे जो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, आपके आसपास जापान हो, सिंगापुर हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है वो काम नहीं करते हैं, उनके लिए उनका पैसा काम करता है। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो चुका है कि अब वो अपने पैसे से काम करवाते हैं और उसको डे बाय डे बढ़ाते जाते हैं। लॉन्ग टर्म में वो इतना ज़्यादा वेल्थ हो जाता है, इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी उसी पैसे को संभालना है, उसको बढ़ाना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, जो धीरू भाई अंबानी के पुत्र लोग हैं, रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन थे धीरू भाई अंबानी, उनके पैसे को आज वो बढ़ा रहे हैं। और आज के समय में देखेंगे कि उनका जो पैसा है ईयर बाय ईयर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। अनिल अंबानी जी का तो खैर इसमें गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो कंपनियां सारी जो है ज़्यादातर बैंकरप्ट हो चुकी हैं। बट मुकेश अंबानी जी का देखेंगे, क्योंकि उनके बड़े बेटे पैसे कमाने के लिए पहले तो आप अपनी जो नॉलेज है उसको ग्रो करें, उसको बढ़ाएं। उसके लिए मैंने बहुत बार अपने जो फ्रेंड्स हैं, नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अच्छी किताबों को पढ़ें, जिससे आपके फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करने में सहायता मिले। उसी कड़ी में मैं सबसे पहला एक बुक है जो आज वीडियो के माध्यम से अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी बताना चाहूँगा, जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी और जो फ्यूचर में बनने वाले सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। जो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी, एक जापानीज अमेरिकन ये राइटर हैं। रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इनका, और रियल इस्टेट से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया। रियल इस्टेट मीन्स ये जो मकान है वो ख़रीदते हैं डॉर्मेटरी टाइप का, और उसको रेंट पे देके पैसा बनाते हैं। काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी के दोस्त भी इनको माना जाता है, जो पास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये बुक मैं समझता हूँ कि एक बेसिक जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, पर्सनल फाइनेंस का जो नॉलेज है, इससे आपको मिल सकता है। इसमें जो राइटर हैं उन्होंने अपने खुद के जो पिताजी हैं उनका एग्जांपल दिया। इनके पिताजी टीचर होते हैं और इनके एक दोस्त हैं और उनके पिताजी होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं। तो इन्होंने जो इनके दोस्त के पिताजी हैं उनको बोला है रिच डैड, और जो खुद के पिताजी हैं उनको बोला है पुअर डैड। वो टीचर होते हैं, उनकी जो सारी अर्निंग होती है वो एक लिमिट में आती है, मंथली जो हम सैलरी बोलते हैं उसमें आती है। उसी से इनको अपना परिवार चलाना होता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, और वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं। साइड में जो इन्होंने रिच डैड अपना बताया, जो अपने दोस्त के पिताजी को, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसे को कहीं पे एलोकेट करते हैं। इनका पैसा उनके लिए काम करता है और उनके जो पैसे में हमेशा इंक्रीज़ जो है फास्ट होता है। वो जो भी चीज़ करते हैं उसमें उनको पैसा बढ़ के मिलता है वो, यानी कि इनका पैसा इनके लिए काम करता है। जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं उससे और इनकम होती है, उस पैसे को कहीं पे और लगाते हैं, उससे फिर उनकी इनकम बढ़ती है। ऐसे कर करके इनके जो रिच डैड जिनको ये बोलते हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है और
उसके उलट इनके जो खुद के पिताजी होते हैं, जो कि एक टीचर रहते हैं, रिटायर होने के बाद उनके पास कोई सेविंग नहीं होती, क्योंकि सारा पैसा उनकी लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सारा खर्च हो जाता है। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको मस्ट एक बार पढ़ें। आपको बताती है कि आप जो अर्न कर रहे हैं मंथली, आप वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें पैसा। दो वर्ड हैं जो कि इंग्लिश में बोला जाता है, एक एसेट, दूसरा लायबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में चल संपत्ति, अचल संपत्ति ऐसा बोलते हैं। तो एसेट वो क्लास है जहाँ पे आप पैसा आप लगाएंगे और वो पैसा आपके लिए कहीं से और पैसा खींचेगा, वो होता है एसेट। लायबिलिटी दूसरा क्या होता है, लायबिलिटी जिसमें हम पैसा अपनी जेब से हर समय उस पर खर्च करते हैं, उसको हम आसान भाषा में बोले तो लायबिलिटी है। एसेट क्या है, जैसे कि आज के टाइम में आपने कहीं पे एक नया मकान बुक कर लिया, दुकान बुक कर लिया, या कहीं पे लैंड खरीद लिया, या गोल्ड खरीद लिया, या शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, वो एसेट क्लास है। उसको हम एसेट बोलेंगे। जिसमें आप पैसा लगा रहे हो आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न देगा, कमा के देगा। जैसे आप दुकान रेंट पे दे सकते हैं, मकान रेंट पे दे सकते हैं, लैंड में आप खेती करके कमा सकते हैं, गोल्ड भी कमा सकते हैं, गोल्ड से भी। मकान को इस बुक में तो उन्होंने एसेट नहीं, लायबिलिटी ही बोला है। बट मकान मीन्स जहाँ से आप रेंट के रूप में कहीं से आपका मंथली इनकम हो रहा है, या कुछ वीकली इनकम हो रहा है, या ईयरली इनकम हो रहा है, तो एसेट में हो जाता है। लायबिलिटी जैसे कि आपने एक कार ले ली, महंगी सी कार ले ली, आप उसमें इंश्योरेंस खरीदोगे, सर्विस कराओगे, पेट्रोल गैस जो भी आप यूज़ करोगे, उसमें आप उसमें इनकम पैसा अपना दे रहे हो मंथली डेली, तो आपके लिए लायबिलिटी है। तो वो आपके लिए क्या करेगा, आपका पैसा डाउन करेगा। जो एसेट है आपका पैसा ग्रो करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका भी रेट बढ़ेगा, आप उसको सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो एसेट। तो इस बुक में राइटर ने यही समझाया कि आप एसेट में इन्वेस्ट करें, न कि लायबिलिटी में। अगर आप एसेट में यूज करेंगे तो फ्यूचर में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में इन्होंने समझाया, ज़्यादा नहीं। 200 कुछ पेज का है, 200 एग्जैक्ट में देख के बता सकता हूँ, 200 भी नहीं है इस बुक में, तो लगभग 179 पेज है, जो मैंने कई बार पढ़े हैं, लाया भी हूँ इसको, अपने पास लाइब्रेरी में अपने रखा भी हूँ और पढ़ा भी हूँ। ऑडियो भी मैंने सुने हैं यूट्यूब से, आप भी सुन सकते हो वहाँ से। अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो फ़िलहाल एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार ऑडियो सुन लीजिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, एसेट किस क्लास में आता है, लायबिलिटीज़ किस क्लास में आती है। जैसे कि एसेट के लिए उन्होंने दिया रियल इस्टेट, जो मैंने अभी आपको बताया, रेंट पे देने के लिए मकान आप ले रहे हैं। स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, नोट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो एसेट क्लास में आता है। और लायबिलिटीज़ में क्या है, मॉर्गेज है, कंज्यूमर लोन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके लायबिलिटी में आते हैं, जिसमें कि आप पैसा गंवाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को एक बार मस्ट है पढ़िए, मस्ट है। आप अपनी लिटरेसी बढ़ाइए तो आप इन फ्यूचर धीरे धीरे कंपाउंडिंग के थ्रू आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग थ्रू आपका एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिल सकता है। चाहे आप गोल्ड में करें, चाहे रियल इस्टेट में करें, चाहे शेयर में करें, जो कि स्टॉक्स होते हैं उसमें करें, कंपनी स्टॉक्स में, तो आपको उसका बेनिफिट डेफिनेट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। पैशेंटली आपको बैठे रहना पड़ेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करके, आने वाले टाइम में वो आपको रिटर्न दे सकता है। हमको शायद मालूम हो कि जो शेयर मार्केट में जो शेयर सेल होते हैं मार्केट में, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड होता है। डिमांड जिस शेयर की ज़्यादा होगी उसका प्राइस इंक्रीज होता है। हम अगर लोअर प्राइस में लिए हैं तो हाईयर प्राइस में हम उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो डिमांड सप्लाई का ही खेल है, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा वर्ल्ड डिमांड सप्लाई पे ही चलता है। पूरा बैंकिंग सिस्टम हो, क्रेडिट कार्ड हो, या जो भी चीज़ें हम तेल ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी उसके प्राइस भी जल्दी बढ़ते हैं, और सप्लाई कम है तभी उसके से बढ़ते हैं। अगर सप्लाई एक्सेस ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होने के बाद भी उसका प्राइस नॉर्मल होता है। ये तो बेसिक चीज़ है।
बाकी मैं फिर से आता हूँ उस पर शेयर मार्केट पर। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट पे तो ये बुक एक बार पढ़िए, इसे समझिए। उसके बाद में और भी एडवांस लेवल की बुक्स हैं जो मैंने पढ़ रखी हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल में तो पहले मस्ट है इसको पहले पढ़िए, ताकि आप समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है लाइफ में, हमें क्या क्या चीज़ों को करना है अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और लंबे टाइम में अगर आपको पैसा बनाना है तो आप जो हमारे शेयर मार्केट के गुरु हैं, जो पूरी दुनिया के गुरु हैं, जिनको हम लोग वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के नाम से जाने जाते हैं लोग, बर्कशायर हाथवे एक अमेरिकन कंपनी है, उसके ये लोग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, जिनको शेयर मार्केट का गुरु बोला जाता है। पूरी दुनिया के जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उनका वॉरेन बफेट जी का कहना है कि लोग इम्पेशेंट होते हैं और उनको पता नहीं है कि वेल्थ या अमीर कैसे बनना है। अमीर बनने के लिए एक स्लो प्रोसेस है जो लंबा टाइम लेता है, और लंबे टाइम में आपको बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसा वाला बनाता है। और शेयर मार्केट भी उनका एक कोट है कि शेयर मार्केट एक ऐसी मशीन है जहाँ पे इम्पेशेंट लोग, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है, वो पैसा धैर्यवान लोगों के पास जाता है, जिनके पास पेशेंट होता है। तो अच्छे बिजनेस में रह करके आप चुपचाप पड़े रहिए। इन फ्यूचर वो बिज़नेस ग्रो करता है, उसका डिमांड बढ़ता जाता है, उसके प्रोडक्ट का जो भी वो सर्विस दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगा उनका, फिर जब डिमांड बढ़ेगा तब आप उस चीज़ को सेल करेंगे, तब तक उसका प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो चुका होगा, आपके जो पैसे हैं वो कई गुना हो चुके होंगे, तब आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। ये है शेयर मार्केट का फंडा। बट शेयर मार्केट में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और मार्केट जो है अभी बेयर रन पे चल रहा है, शायद क्रैश हो रहा है क्या, उसको प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है, लेकिन स्थिति सही नहीं है। आने वाले फ्यूचर में वो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी इस बुक पे ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए, अपना लिटरेसी जो है, अपना नॉलेज जो उसको पहले बढ़ाइए, चीज़ों को समझिए, और पैशेंटली जो है अभी बने रहिए जहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, उसको बेच बाच के निकलने का मत सोचिए, नहीं तो आप नुकसान कर बैठेंगे। और पहला चीज़ कि अगर किसी शेयर में आप, वॉरेन बफेट जी का ही कहना है कि 10 साल तक अगर इन्वेस्टेड नहीं रह सकते तो उस शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में हम लोग स्पेकुलेशन अंदाज़ा लगा के खेलते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा, शॉर्ट टर्म में लेके बेचते हैं और ख़रीदते हैं, जिसमें कि प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बनाए भी होंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं किसी दिन आऊँगा दूसरी वीडियो पे और दूसरी बुक के साथ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग है उस बुक में, कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे पैसे शेयर मार्केट से आप बना सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी मैं आपको ये बुक पे ही जोड़ दूंगा कि आप इसको पढ़िए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। तो फिर इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।